एस.सी. वर्मा बुक का ही चैप्टर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग जो M2 ब्लॉक था उसको इम्पल्स देते थे V0 स्पीड से, तो इम्पल्स के बदले इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ब्लॉक को फोर्स F से पुल कर रहे हैं। Find the maximum elongation that the spring will suffer and the distances moved by the two blocks in the process। तो ये M1 ब्लॉक है और ये M2 ब्लॉक है। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, फोर्स F से पुल कर रहे हैं। तो F फोर्स इधर लग रहा है और F फोर्स इधर भी लग रहा है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। अब दोनों पे फोर्स F और F लग रहा है और ये फाइनली इलोंगेट होते होते उसकी तो एक लिमिट होगी कि ऑब्वियसली ये जो स्प्रिंग है इनफाइनाइटली तो इलोंगेट हो नहीं सकता है। इसका मतलब कुछ दूर ये इलोंगेट होने के बाद क्या होगा कि जो ये फोर्स F है उसको बैलेंस आउट कर देगा ये अंदर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लगता है KX। उसी तरह ये जो फोर्स F है इसको बैलेंस कर देगा अंदर की तरफ लगता हुआ KX फोर्स। और इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो सपोज जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा है तो ये जो M1 है वो x1 डिस्टेंस मूव कर रहा है और ये जो M2 है ये x2 डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली x1 और x2 डिस्टेंस मूव कर रहा है, उससे क्या हुआ, टोटल स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हो गया, x1 प्लस x2 हो गया। स्प्रिंग का इलोंगेशन हुआ x1 प्लस x2 से, तो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई, कौन सी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से, वो एनर्जी आएगी ड्यू टू वर्क डन बाय दिस F एंड दिस F। तो उसका अब मैं रिलेशन लिखूंगा, उससे मुझे मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड हो जाएगा। वो देखिए कैसे, वर्क डन ऑन M1 बाय दिस F क्या हो जाएगा, F टाइम्स x1 प्लस वर्क डन ऑन दिस M2 क्या हो जाएगा, F टाइम्स x2। और ये दोनों वर्क डन जो है दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स K x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इनिशियली भी आपका काइनेटिक एनर्जी तो 0 था और जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया है, बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो गई है, उस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 और 0 ही है। वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या है, Fx1, वर्क डन बाय दिस F इज Fx2, सो Fx1 प्लस Fx2 इज इक्वल टू हाफ K x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। इससे मैं फाइंड कर सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2F डिवाइडेड बाई K। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट मैक्सिमम इलोंगेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2F बाई K। सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछा गया है एंड द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। तो पहले तो हमने टोटल डिस्टेंस, टोटल इलोंगेशन फाइंड कर लिया। अब हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस पूछा गया है कि बताओ जो x1 कितना है, x2 कितना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये x1 और x2 तो दो अननोन्स हो गए हैं, दो वेरिएबल हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है। इक्वेशन कौन सा है, ये वाला Fx1 प्लस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला एक तरह से इक्वेशन हो गया कि वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब x1 और x2 की इंडिविजुअल वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो अब सोचिए कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम वो तो लगा दिया, अब इसमें कुछ मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको लगाकर क्यों नहीं हम लोग x1 और x1 और x2 की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड की जाए। और वो हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि ये जो टोटल सिस्टम है M1 और M2 का, इस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, वो 0 है, क्योंकि F भी जो है ये राइट डायरेक्शन में है, F ये लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0, it means F external is 0 implies that velocity of center of mass is constant। अब velocity of center of mass initially तो 0 था, तो finally और throughout the process velocity of center of mass will be 0, क्योंकि initially क्या है, पूरा जो सिस्टम है M1 M2 वो रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है इस पर भी F है, इस पर भी F है, तो पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है ये जो होगा कुछ भी x सेंटर ऑफ मास वो कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है।
और इस थ्रू आउट द मोशन में ये देख रहा हूँ कि ये जो m1 है बहुत होशियार बनकर ये x1 से मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, m2 जो है वो x2 से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ कि ठीक है m2 x2, क्योंकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को मैं हमेशा राइट मानता हूँ, m2 x2 माइनस m1 x1 इज इक्वल टू 0। और ये क्यों लिख सकता हूँ, ये मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है जिसका पोजीशन यहाँ पर था वो फिक्स होना है। जब ये पूरा मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा, सपोज ये ऐसे एलोंगेशन हो गया, उसके बाद भी सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो यहीं पर रहना है। उसके बाद इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो जहाँ पे पहले था वो यहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये x2 डिस्टेंस से अगर ये m2 टुवर्ड्स राइट गया और x1 डिस्टेंस से ये m1 टुवर्ड्स लेफ्ट गया तो m2 x2 माइनस m1 x1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है x1 x2 में, तो x1 और x2 की इंडिविजुअल वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी x1 इज इक्वल टू 2f m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 2f m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। Suppose the blocks of mass m1 is pulled by a constant force f1 and the other block is pulled by a constant force f2. Find the maximum elongation that the spring will suffer. तो सेम वही m1 m2 दो ब्लॉक और एक स्प्रिंग के बीच में 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये m1 है, ये m2 है। इसमें क्या किया कि m1 को हमने f1 फोर्स से पुल किया और m2 को हम लोगों ने F2 फोर्स से पुल किया। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51 में जब ये था तो दोनों फोर्स F और F इक्वल था। उससे ये फ़ायदा हो रहा था कि जब मैं पूरे इस सिस्टम को कंसिडर करता था तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा था। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 था, उसका वेलोसिटी भी 0 था, सब कुछ 0 था। लेकिन अभी मैं अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये F2 है, ये F1 है एंड इट इज़ अज्यूम दैट दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो फिर ये 51 और 52 क्वेश्चन में डिफरेंस ही क्या है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पूरे सिस्टम पे m1 m2 और स्प्रिंग पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का भी कुछ मोशन होगा, वो कुछ एक्सेलरेट करेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा क्यों ना हम लोग सेंटर ऑफ मास के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुस जाएं और वहाँ पे घुस के सारे मोशन को एनालाइज करें। अब आप कह सकते हैं कि आपको अचानक से ये थॉट कैसे आएगा या क्वेश्चन में या जब एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कहाँ से ये कोई आकाशवाणी या हिंट या हंच कहाँ से आएगा कि मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम करूँ। वो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे ही आपको ये हिंट या हंच आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, m1 के पास भी एक f1 फोर्स है, f2 के पास भी एक फोर्स है और दोनों फोर्स जो है नॉन इक्वल है। नॉन इक्वल है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ कुछ होगा, इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी, इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैं पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर लेता था कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ कर लेता था, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी ग्राउंड फ्रेम में बैठ के यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि चलो जब ग्राउंड फ्रेम मेरा इतना यूज़फुल नहीं है तो क्यों ना मैं अपने आप को ले जाऊं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और वहां से मैं एनालाइज करता हूं इस मोशन को। और दूसरा मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं कि F2 इज ग्रेटर देन F1 विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। अगर आप चाहें तो F1 इज ग्रेटर देन F2 भी एज्यूम कर लें तो सारा जो है मोशन सेंटर ऑफ मास का ये टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ये F2 ग्रेटर देन F1 एज्यूम करने से यही एक फ़ायदा होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा। अगर आप चाहें तो F1 ग्रेटर देन F2 भी एज्यूम कर लें, उससे कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। बस यही है कि सारा जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उससे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा प्लस और माइनस साइन में। इसलिए मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ दैट F2 इज ग्रेटर देन F1। तो इससे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अब हम लोग इस मोशन को एनालाइज करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो सेंटर ऑफ मास का क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया।
तो अब हमें सूडो फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं कि जो M2 है उस पर कितना फोर्स लग रहा है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो M2 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F2, क्योंकि F2 तो राइट में है ही, माइनस अब इसमें सूडो फोर्स आएगा M2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ F2 प्राइम, क्योंकि जो भी फोर्स हो या वेलोसिटी हो या पोजीशन हो, जब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूँ तो मैं यहाँ प्राइम लगा देता हूँ। तो मास M2 पे फोर्स जो लग रहा है F2 प्राइम वो क्या है, F2 माइनस M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको मैं यहाँ से इसकी वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करूँ और इसमें F2 माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में टुवर्ड्स दिस साइड F2 प्राइम। सिमिलरली अब मैं M1 जो मास है उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड करता हूँ F1 प्राइम। तो उसके जो कि ये F1 जो है वो इस लेफ्ट डायरेक्शन में ही है, और सूडो फोर्स जो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सूडो फोर्स और F1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 प्लस M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका वैल्यू हो जाएगा M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसका मतलब ये क्या है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है, केवल डायरेक्शन अलग है। F1 प्राइम जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है F1 प्राइम। F2 प्राइम जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अब आप इस मोशन को एनालाइज करिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो देखिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है कि एक फोर्स आपको F2 प्राइम इधर लग रहा है, F1 प्राइम इधर लग रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F2 प्राइम इज इक्वल टू F1 प्राइम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 51 के, क्योंकि उसमें क्या था, एक फोर्स F इधर लग रहा था, एक फोर्स F इधर लग रहा था। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, केवल डायरेक्शन एक का राइट था, एक का टुवर्ड्स लेफ्ट था। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब मैं काम करने लगा तो ये क्वेश्चन मेरा काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। तो जब इस मोशन को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही वैसा दिख रहा है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 था। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल है, केवल डायरेक्शन डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, अगर आप एक मास M1 और दूसरे मास M2 को दोनों को साइडवेज एलोंगेट करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक स्टेज पर आकर क्या हो जाएगा, एक स्टेज पर आकर मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा, उसके बाद आप उसको नहीं खींच सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन के थ्योरी में समझाया था। तो अब जब इस M1 और M2 को मैं एलोंगेट करता जाऊंगा और इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये F1 प्राइम फोर्स और F2 प्राइम फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है इसको खींचता जा रहा है, इस स्प्रिंग को एलोंगेट करता जा रहा है। एलोंगेट करते करते जब फाइनली एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, M1 का भी वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा, M2 का भी वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट स्ट्रेच द स्प्रिंग। और उस पॉइंट पर क्या होगा कि वर्क डन बाय दिस F1 प्राइम एंड दिस F2 प्राइम, द वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स kx स्क्वायर, वेयर x इज द टोटल एलोंगेशन। तो सपोज इसको हमने एलोंगेट किया बाय डिस्टेंस x1, इसको किया बाय डिस्टेंस x2, तो मैं लिख सकता हूँ F1 प्राइम इंटू x1 प्लस F2 प्राइम इंटू x2 इज इक्वल टू हाफ k x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये इक्वेशन आया वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज F1 प्राइम एंड F2 प्राइम। वर्क डन क्या होगा, F1 प्राइम इंटू x1 प्लस F2 प्राइम इंटू x2 इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके पास F1 प्राइम और F2 प्राइम की वैल्यू मालूम है और इनफैक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा M1 F2 प्लस M2 F1
divided by m1 plus m2 is equal to half k x1 plus x2। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन जो है x1 प्लस x2, उसका आंसर आप यहाँ से 2 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाई k करेंगे तो आपको x1 प्लस x2 जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था उसका वैल्यू आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक यही था कि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के।